हाँ जी, फाइनेंस बिल 2022 डिस्कशन का ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। फाइनेंस बिल 2022 में चैरिटेबल सोसाइटीज़ में काफ़ी अमेंडमेंट्स की गई हैं। आप देखेंगे मेमोरेंडम में ही लगभग 20 से 25 पेजेस में चैरिटेबल सोसाइटीज़ को डिस्कस किया गया है, बट मैंने इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है और आई होप आप इस वीडियो के थ्रू सभी अमेंडमेंट्स को ईजिली समझ पाएंगे। मैंने इसमें काफ़ी मेजर अमेंडमेंट्स कवर किए हैं एंड कुछ आई थिंक मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं। ठीक है, तो समझते हैं। अभी इंडिया में 2 रिजीम चलते हैं किसी भी ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट करने के लिए, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 10 में क्लॉज 23C आती है जो काफ़ी वाइड क्लॉज है, इसमें काफ़ी सारी सब क्लॉजेज दी गई हैं। मैंने यहाँ पे 4 क्लॉजेज जो मेरे लिए रेलेवेंट है या इस डिस्कशन के लिए रेलेवेंट है जहाँ अमेंडमेंट्स आई हैं वो मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं। 4th जहाँ कुछ चैरिटेबल पर्पज़ के इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। 5th में आपके रिलीजियस पर्पज़ के इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। 6th में आप देखेंगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड 6A में आप देखेंगे मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह इसमें आते हैं। तो सेक्शन 1023C अपने आप में एक कंप्लीट एग्जेम्पशन का रिजीम है। ये सभी कंडीशंस इसी सेक्शन में कंप्लीट करता है। इसके अलावा इसमें इसके साथ कोई और सेक्शन वर्क नहीं करता है। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कंडीशंस इसमें नहीं है, बट वो दूसरा रिजीम जो हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 11-12 रिजीम में अवेलेबल है। ठीक है, तो सेक्शन 11-12 रिजीम पे आते हैं। ये सेकंड रिजीम है। सेक्शन 11-12 रिजीम से आप सभी जानते हैं ये ट्रस्ट की इनकम को एग्जेम्प्ट कर देता है कम्प्लीटली, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह आपने करनी है, देन 85% एक्यूमुलेट करना है, नहीं कर पाते तो क्या होगा, एवरीथिंग। बट इसमें सेक्शन 13 इसमें साथ में ऑपरेट होता है। सेक्शन 13 पावर रखता है कि वो आपकी एग्जाम्पशन डिनाई कर दे यदि आप कोई भी वॉलेशन करते हैं किसी भी प्रोविजन का जो सेक्शन 11-12 में बताया गया है। तो फाइनेंस बिल 2022 क्या प्रपोज करता है, ये करंट प्रोविजंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करता है, कुछ नए प्रोविजंस लाता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिजीम्स को पैरिटी मेंटेन करता है काफ़ी चीज़ों में। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे प्रोविजंस जो ऑलरेडी 11-12 रिजीम में हैं बट वो 1023C रिजीम में नहीं है, तो इन्होंने एक तरह से वहाँ इम्पोर्ट कर दिए हैं एंड दोनों में सेम कंडीशंस इंसर्ट कर दी गई हैं। तो समरी ऑफ अमेंडमेंट देख लेते हैं एक बार हम। बुक्स मेंटेनेंस में थोड़ा चेंजेस आए हैं। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग में थोड़े चेंजेस आए हैं। आप अनरीजनेबल प्रॉफिट नहीं ट्रांसफ़र कर सकते स्पेसिफाइड पर्सनस को, वहाँ उन्होंने थोड़ा उस पर एक तरह से प्रोटेक्शन लगाया। देन आप कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आप कैसे करेंगे यदि आपकी एग्जाम्पशन डिनाई हो जाए, इसको क्लैरिफाई किया गया है। एक्यूमुलेशन यदि आप 85% अप्लाई नहीं कर पाए इनकम, देन आपने 85% अप्लाई नहीं कर पाते, आप 11 सेक्शन 11(2) में आप एक्यूमुलेशन करते हैं, देन उस पर थोड़ा सा अमेंडमेंट आया। एंड देन कुछ ऐसे ट्रस्ट जिनके पास टेम्पल्स हैं, गुरुद्वाराज हैं या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, देन उनको मिलने वाला जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है देन उसको कॉर्पस ट्रीट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आई है। और इसके अलावा कुछ अदर अमेंडमेंट्स हैं जो हम देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स अभी दोनों रिजीम में मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, अभी दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों सेक्शंस ऑडिट के लिए कंपलसरी करते हैं यदि ट्रस्ट की इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अबव हो जाती है बिफोर अलाउइंग द 11-12 और 1023C एग्जाम्पशन। दैट इज 2.5 लाख रुपये से यदि आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है देन आपको ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी मैंडेटरी है। ऑडिट रिपोर्ट फर्स्ट रिजीम में आप देख पा रहे होंगे 10BB फॉर्म है, सेकेंड रिजीम में आप देख पा रहे होंगे 10B फॉर्म है जो हम नॉर्मली फाइल भी करते हैं। बट दोनों में कहीं भी बुक्स मेंटेनेंस की लायबिलिटी है, बुक्स मेंटेनेंस करनी है आपने, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इसी चीज़ को उन्होंने इस बजट में इसमें इन्होंने प्रपोज किया है कि दोनों के रेलेवेंट सेक्शंस को अमेंड कर देते हैं एंड उसमें इंसर्ट कर दिया है कि ट्रस्ट को अब बुक्स भी मेंटेन करनी होंगी और वो बुक्स कौन सी होंगी जो प्रिस्क्राइब करेंगे। इंपॉर्टेंटली कि बुक्स मेंटेन करने के बाद कौन से प्लेस पर मेंटेन करनी है वो भी बताएगा। तो वहाँ भी उन्होंने बोला है कि आप एट सच प्लेस आप मेंटेन करेंगे जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी बुक्स मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में। सेकंड इसकी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। देखिए जो मैं सेकंड रिजीम बात कर रहा हूँ 11-12 बार ये थोड़ा सा वाइडर है, इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस इंपोज्ड हैं जो ऑलरेडी सेक्शन 1023C रिजीम में नहीं है, बट अब वो इसी को ही दोनों में पैरिटी मेंटेन कर रहे हैं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न सेक्शन 12 हमारा जो सेक्शन 12A है वो ऑलरेडी एक प्रोविज़न कंटेन करता है कि आपने 11-12 की एग्जाम्पशन लेनी है तो आपने ITR फाइल करना है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये मैंडेटरी कंडीशन है, बट ऐसी कंडीशन आप फर्स्ट रिजीम जो आपका 1023C रिजीम है आप वहाँ नहीं पाएंगे, वहाँ पे ये सेक्शन नहीं है। तो इसी चीज़ को उन्होंने इसमें इंसर्ट किया इस बार। ठीक है, वहाँ एक ऑलरेडी मैंने बताया था सेक्शन 1023C में ऑलरेडी 18 प्रोविज़ो हैं प्रेजेंट सेक्शन में, जिसमें अब ये कुछ और इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है 20th प्रोविज़ो इंसर्ट किया गया है जो डील करता है कि आपने रिटर्न फाइल करनी है बिफोर ड्यू डेट जो मेंशन है 139(4) में।
4C में, राइट। तो आप बिना रिटर्न फाइल करे आप दोनों रिजीम में आप एग्जामेशन नहीं मिल सकती, ये दोनों में एक तरह से इक्वल हो गया। देखिए थर्ड अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 13 मैं बात कर रहा हूँ सेकंड रिजीम की। सेकंड रिजीम में 11-12 एग्जामेशन देते हैं, ठीक है, वो ट्रस्ट की इनकम को एग्जाम्प्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 13 जो है वो एग्जामेशन डिनाई करने की पावर रखता है, वो डिनाई कर देता है कुछ ग्राउंड्स पे। अब वो ग्राउंड से तभी हमें पता लेंगे, हम सेक्शन 13 को डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, एग्जामेशन डिनाई करने की पावर का मतलब है, आप टाइटल देखिए सेक्शन 13 का क्या कहता है। सेक्शन 11 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, डेट मीन्स आपकी सेक्शन 11 जो 100% एग्जामेशन देता है इनकम को, वो अप्लाई नहीं होगा। इट मीन्स आपकी होल ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स कर सकता है डिपार्टमेंट। बट होता क्या है, इसमें काफ़ी डिबेटेबल इशू रहा है ये कि कंप्लीट एग्जामेशन डिनाई की जाए या वो रेलेवेंट पोर्शन जो वॉयलेट हुआ है उसी पे टैक्स लगाया जाए। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ने इसी चीज़ को समझते हुए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया है। इसमें काफ़ी एक सिग्निफिकेंट, मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है नियर फ्यूचर में। तो आप देखेंगे सेक्शन 13(1), ये सेक्शन 13 में भी काफ़ी सारे सबसेक्शंस हैं। तो सेक्शन 13(1) का जो मेन सबसे फर्स्ट सबसेक्शन है 1, इसमें 4 क्लॉजेज हैं, 4 सिचुएशंस हैं जहां आपकी एग्जामेशन को कम्प्लीटली डिनाई किया जा सकता है। तो इसमें 13(1) A B C D, मैं इस तरह से बोलूँगा 13(1) A B C D, राइट। तो 13(1) A बोलता है कि आपने पढ़ा भी होगा, प्राइवेट पर्पज़ के लिए आप यदि कोई इनकम अप्लाई करते हैं। बी में आप देखते हैं कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के लिए आप कोई इनकम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपकी एग्जामेशन डिनाई कर सकता है। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं है। देन आप देखेंगे 13(1) C एंड D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिबेटेबल रहे हैं शुरू से। 13(1) C में आप यदि कोई भी इनकम अप्लाई करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है, देन आपको एग्जामेशन डिपार्टमेंट डिनाई कर सकता है। स्पेसिफाइड इनकम, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन आगे 13 के सबसेक्शन 3 में बताया गया, जो हम नॉर्मली बोलते भी हैं सेक्शन 13(3) में कि 13(3) वाले पर्सन्स, राइट। तो 13(3) वाले पर्सन जो स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं, यदि आप उनको कोई भी बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं देन आपको एग्जामेशन डिनाई की जा सकती है। इसी तरह सेक्शन 13(1) D की बात करता है, यदि आप कोई भी फंड्स अपने ट्रस्ट के इन्वेस्ट करते हैं एनी अदर मोड जो प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है, अदर देन 11(5) मोड के थ्रू, देन उसमें आपका सबसे पहले आता है शेयर्स होल्ड करना। तो नॉर्मली ट्रस्ट शेयर्स नहीं होल्ड कर सकता, यदि आप ऐसा वॉल्यूशन करते हैं तो ना आपका एग्जामेशन डिनाई की जा सकती है। तो अभी आप देखेंगे 13(1) A B C D चारों ही कंडीशंस ऐसी हैं जहां आपकी एग्जामेशन डिनाई कर सकता है डिपार्टमेंट। अभी इन्होंने क्या किया है, 13(1) C में थोड़ा सा इन्होंने चेंज लाए हैं। 13(1) C में आप देखेंगे कि अभी तक कॉन्सेप्ट ये था कि टोटल इनकम डिनाई की जा सकती थी, बट इन्होंने बोल दिया नहीं, अब टोटल इनकम नहीं होगी, ओनली दैट पार्ट ऑफ इनकम जो आपने वॉयलेट किया है, मतलब वो इनकम जो आपने जिस इनकम का पोर्शन आपने बेनिफिट दिया है स्पेसिफाइड पर्सन को, हम उस पर टैक्स ले लेंगे आपसे। वो टैक्स रेट क्या होगा, उसके लिए इन्होंने नया सेक्शन लाए 115 BBI, जो बोलता है 30% फ्लैट टैक्स लगाएंगे इस पर हम, और कोई भी उसमें कोई अदर एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकंड इसमें छोटी सी अमेंडमेंट और आई है, जो छोटी नहीं बहुत बड़ी है। इसमें पेनल्टी इंपोज की गई है जो पहले कहीं भी नहीं थी, जिसे मैं अभी आगे एलेबोरेट करूंगा। पेनल्टी लाई गई है कि यदि आप, जैसे इन्होंने बताया कि आप पहले कंप्लीट एग्जामेशन डिनाई कर देते थे, अब वो उससे हट गए पीछे। अब वो बोलते हैं आप जो वॉयलेटेड इनकम है आप उसी पे टैक्स दीजिए। ठीक है, हम 30% टैक्स देते हैं, बट डिपार्टमेंट उस 30% टैक्स पे पेनल्टी नहीं लगा रहा है, उस इनकम पे ही पेनल्टी लगा रहा है जो आपने वॉयलेट किया है। ठीक है, तो उस सेक्शन पेनल्टी के सेक्शन काफ़ी वाइड है, इसमें काफ़ी हैवी पेनल्टी इंपोज की गई है। देन आप देखते हैं सेक्शन 13(1) D होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय ट्रस्ट। ठीक है, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जो हम आगे देखेंगे कि अब स्पेसिफाइड मोड के अगेंस्ट यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है। अब मैंने आपको बताया सेक्शन 13(1) C यदि हम फोकस करें तो 13(1) C में ये क्लॉज मेंटेन है कि आप यदि कोई बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं या कोई अनरीजनेबल प्रॉफिट या बेनिफिट देते हैं स्पेसिफाइड पर्सन को, तो आपकी एग्जामेशन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। ये प्रोविजंस सेकंड रिजीम मतलब 11-12 में सेक्शन 13 के थ्रू आ जाते हैं, बट सेक्शन 1023C रिजीम में क्या, वहाँ तो कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। तो एग्जैक्टली वहाँ कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं है प्रेजेंट प्रोविजंस में, इसीलिए इन्होंने वहाँ पे 21st प्रोवाइजो इंसर्ट किया है, सेम सिमिलर बिल्कुल 13(1) के इक्वल, जो कहता है इफ़ एनी इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स बेनिफिट टू स्पेसिफाइड पर्सन अंडर 13(3) देन क्या होगा, देन सच पार्ट ऑफ इनकम जो आपने अप्लाई की है वो टैक्स हो जाएगी कि उस साल में टैक्स होगी जिस साल में आपने वो एप्लीकेशन की है, राइट। तो अब ये दोनों रिजीम में पैरिटी मेंटेन कर दिया इन्होंने। 13(1) C जो प्रोविजंस सेकंड रिजीम में थे वो अभी फर्स्ट रिजीम में भी इंकॉर्पोरेट हो गए हैं। अब
पेनल्टी की बात करते हैं, जो भी आया था कि 271 पेनल्टी इम्पोज की गई है। तो पेनल्टी अब आप सोचिए, जब दोनों रिजीम में इक्वालिटी दी गई है, दोनों रिजीम पैरिटी कर दी गई है, तो पेनल्टी एक रिजीम में लेगी या दोनों में लेगी, ठीक है। तो इन्होंने पेनल्टी भी दोनों रिजीम्स में ही पेनल्टी लेगी ऑब्वियसली, इन्होंने दोनों रिजीम्स में पेनल्टी इम्पोज की गई है। अब टेबल फॉर्मेट में मैंने इसके लिए इसलिए बनाया है, थोड़ा ईजी हो जाएगा समझना। आप देखेंगे फर्स्ट रिजीम में अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था 21st प्रोवाइजो इंसर्ट किया है। 21st प्रोवाइजो सेम बात करता है जो 13(1) बात करता है। इधर सेकेंड रिजीम में आप देखेंगे 13(1) है। तो दोनों केसेस में यदि आप इनकम इस तरह की वॉल्यूशन करते हैं तो आपको 271 में पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी कौन लगाएगा? दोनों केसेस में असेसिंग ऑफिसर लगाएगा, ठीक है। पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी आप उस पर 30% टैक्स देने वाले हैं जो आपने वॉयलेट किया। जो नया सेक्शन आया 115 BBI में, उस 30% टैक्स के अलावा आपको पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है, जो पेनल्टी होगी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनकम अप्लाइड, 100% ऑफ इनकम अप्लाइड, यदि वो फर्स्ट ईयर है आपका। यदि आपको सेम वॉल्यूशन सब्सिक्वेंट ईयर्स में पाया जाता है देन आपका 200% हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये एक तरह से काफ़ी हैवी पेनल्टी है जो इनकम पर लग रही है, टैक्स पर नहीं लग रही है। तो इस तरह से अभी हमने 3 पॉइंट से डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज की मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने देख लिया है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स के सेक्शन में अमेंडमेंट्स आई हैं वो हमने देख लिया है, एंड 13(1) या अनरीजनेबल बेनिफिट यदि आप ट्रांसफर करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन को, देन उसमें जो चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। देन अभी हम फोर्थ देखते हैं, कुछ केसेस में अब एग्जेम्पशन डिनाई हो सकती है इसके अलावा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑलरेडी आपका सेक्शन 13(1) में एग्जेम्पशन डिनाई करने का प्रोविजन था, तो 13(1) के ग्राउंड पे तो आप वो एग्जेम्पशन डिनाई नहीं कर सकते। अब वो टैक्स ले लेंगे, पेनल्टी ले लेंगे, बट आपको एग्जेम्पशन डिनाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे देखते हैं तो अभी 3 ग्राउंड्स मेरे सामने और आते हैं जहाँ दोनों केसेस में अभी एग्जामिनेशन डिनाई कर सकता है डिपार्टमेंट, ठीक। तो अब देखिए एग्जामिनेशन डिनाई होने पर होता क्या है, एग्जामिनेशन डिनाई होने का मतलब क्या है। तो यदि आपने कोई ITR फाइल की थी जीरो इनकम के साथ, ठीक है, आपने उनको कोई एग्जामिनेशन क्लेम किए होंगे, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिए होंगे, आपने कैपेक्स क्लेम किया होगा, आपने 15% एक्यूमुलेशन लिया होगा, देन आपने कोई बैलेंस फिगर भी रही होगी तो आपने उसे फर्दर एक्यूमुलेट कर दिया होगा और इस तरह से आपने जीरो टैक्स पे किया होगा जीरो इनकम पर। बट आपकी बाई चांस आपकी इनकम वॉयलेट होती है किसी भी प्रोविजन में और देन आपकी एग्जामिनेशन डिनाई हो गई, तो डिनाई होने के बाद डिपार्टमेंट आपको सारी इनकम पे टैक्स लगा देता है। बट वो सारी इनकम में आपको क्या क्या अलाउ करेगा क्या नहीं करेगा उस पर एग्जैक्टली करंटली अभी कोई प्रोविजन में कहीं भी क्लैरिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उस पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी है। तो देखते हैं दोनों रिजीम्स में क्या है, आपके 3 तरह के वॉयलेशंस यदि होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सभी वॉयलेशंस पे ये प्रोविजंस नहीं अप्लाई हो रहा है, ये केवल और केवल 3 प्रोविजंस यदि आपके वॉयलेट होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है यदि आप बुक्स मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड इज ऑडिट, आपने ITR फाइल करनी है मैंडेटरी, मतलब फर्स्ट इज की आपने बुक्स मेंटेन एंड ऑडिट की जो लाइबिलिटी आपको दोनों रिजीम में है इस समय, वो दोनों नहीं कर पा रहे हो, या आप ITR फाइल नहीं किया आपने टाइम से आफ्टर ड्यू डेट की है, ठीक है, या आपने उस क्लॉज का वायलेशन किया है जो डील करती है कि आपकी यदि आपकी एक्टिविटीज इन नेचर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स हैं, देन आपकी 20% ग्रॉस रिसीट्स, आपकी 20% रिसीट्स एक्सीड कर जाती हैं टोटल रिसीट से बिजनेस के नेचर में, तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 15 का वॉल्यूशन कर देते हैं, उसके प्रोवाइजो में फॉल कर जाते हैं। मतलब आप बिजनेस नॉर्मली ट्रस्ट क्या है, बिजनेस नहीं कर सकता, बट उसके लिए बोला गया है यदि आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ से आपको लगता है बिजनेस रिसीट्स आ रही हैं, देन आप यदि वो 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती हैं तब आपको चैरिटेबल मान लिया जाएगा। यदि वो 20% से एक्सीड होती हैं तो आपका चैरिटेबल पर्पस खत्म हो जाता है, आप चैरिटेबल नहीं रहते, ठीक है। तो आप उस क्लॉज में फॉल कर रहे हैं जब आप 20% से आपकी रिसीट्स ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। तो वहाँ आप इस 3 तरह के वॉल्यूशंस यदि आप इन्वॉल्व हैं तो आपको देन प्रॉब्लम आती है कि आपकी एग्जामिनेशन डिनाई कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन डिनाई हो गई तो टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाएगा, उसमें क्या एडिशंस होंगे, क्या अलाउंस होंगे, वो अभी प्रेजेंटली नहीं मेंशन्ड है, और ये दोनों रिजीम्स में ही कॉमन है, ठीक है। तो दोनों रिजीम्स में ही थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। वहाँ आप फर्स्ट रिजीम में देखेंगे 22nd प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। देन ऑलरेडी जो आपका सेकेंड रिजीम है वहाँ सेक्शन 13 में ही सबसेक्शन 10 लाया गया है जो डील करेगा इस बात को कि वो कुछ कंडीशंस दे देगा कि आपको इस केस ये एक्सपेंडिचर्स आपको अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं तो अभी क्या दोनों रिजीम्स में जो सिमिलरिटी लाई गई है वो कहता है कि यदि आपकी एग्जामिनेशन डिनाई हो जाती है इन 3 कैटेगरी पे, फर्स्ट इज द बुक्स मेंटेन एंड ऑडिट आपने नहीं करवाया, सेकंड इज आपने ITR फाइल नहीं किया टाइम से, और थर्ड इज कि आप एक तरह से आपका कमर्शियल रिसीट्स आपकी 20% से ज़्यादा हो जाती हैं,
देन इन तीनों केसेस में आपकी एग्जामिशन डिनाई हो जाएगी, और डिनाई होने के बाद आपकी एग्जामिशन डिनाई होने के बाद आपका प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाएगा उसमें आपको एक्सपेंडिचर से अलाउ करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट है एक्सपेंडिचर डिडक्शन आपको दी जाएगी, बट कौन सी, ओनली रेवेन्यू, मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लॉजिक इसका लॉजिक भी बनता है। अब आपकी एग्जामिशन डिनाई हो गई है, आप एक नॉर्मल एओपी हो, ठीक है, अब आपका जो ट्रस्ट है नॉर्मल एओपी रह गया, और एओपी में आप एक तरह से पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल करोगे, तो आप देखोगे कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी अलाउ नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, ना कि कैपिटल वैल्यू कंप्लीट 100% वैल्यू क्लेम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि आपको कैपेक्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, और वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा जो इंडिया में किया गया है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। उसमें भी इन्होंने कंडीशन बोल दी है। अब ये जो एक्सपेंडिचर होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंडिया वाला, वो कौन सा होगा या वो उसमें क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आता है कि वो कॉर्पस फंड से नहीं होना चाहिए। जो आपका प्रीवियस ईयर एंड पे कॉर्पस का बैलेंस है उससे यदि कोई एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है देन वो इसमें कवर नहीं होगा, आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेकंड इज कि वो कोई भी लोन और बोरिंग से नहीं होना चाहिए। मतलब अब लोन बोरिंग से यदि आपने कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ली है, आपने उस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जो बोरिंग ली उससे आपने कोई फंड में आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया है, देन आपने उसको डेबिट किया हुआ है अपने बुक्स में, देन वो ट्रेस हो जाता है, देन वो भी आपको क्लेम नहीं किया जाएगा। थर्ड इसकी डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करेंगे ओनली ऑन द करंट ईयर एडिशंस, मेरा मानना है, या वो एडिशंस ऑफ एसेट्स या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें आपने आज तक डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है, या आपने जिस कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपने ऑलरेडी एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम प्रीवियस ईयर्स में बेनिफिट ले चुके हो, तो वो तो 100% आप ऑलरेडी क्लेम कर लिया ना, तो उसका डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा ओनली ऑन डेट पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं लिया है। और लास्ट इसकी वो एक्सपेंडिचर किसी भी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेंडिचर किसी भी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। देन ये चारों कंडीशंस के हिसाब से आपको एक्सपेंडिचर क्लेम करेंगे एंड बैलेंस सरप्लस पर आपका टैक्स लग जाएगा। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट भी हैं, सेक्शन 48(3) देन कैश पेमेंट्स वगैरह जो अदर प्रोविजंस हैं वो सेम एज इट इज़ अप्लाई होंगे जैसे पीजीपीपी हेड में अप्लाई होते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा इस चैप्टर से यदि हम बाहर जाते हैं तो आपको किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर, किसी भी तरह के लॉस, किसी भी तरह के और भी अलाउंस की एग्जाम्पशन नहीं दी जाएगी ये प्रॉफिट निकालते वक्त। ठीक है, इसको ईजिली एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, आपका रिवेन्यू 2500 करोड़ रुपये का आता है, आपने आईटीआर फाइल इस तरह से की थी, 2500 करोड़ रुपये का आपका रेवेन्यू था, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर किए थे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने थोड़ा स्प्लिट कर दिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन था, बट वो तो आप डिसअलाउ कर दिया होगा आपने, क्योंकि आप तो कैपेक्स क्लेम करते हैं। ठीक है, तो आपने डेप्रिसिएशन था जो आपने अलाउ नहीं किया था, ऑब्वियसली डोनेशंस थे, P&L अकाउंट में आपके डोनेशंस आ रहे थे, कुछ आपके एक्सपेंडिचर आ रहे थे स्पेसिफाइड बोरोइंग से। ठीक है, और कुछ अदर एक्सपेंडिचर्स थे। इसके अलावा आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी क्लेम किया हुआ था। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अदर देन डेप्रिसिएशन 1450 करोड़ रुपये बनता है। इसके अलावा 200 करोड़ का आपने कैपेक्स अलाउ किया था। इस तरह से आपने दोनों माइनस कर दिए 2500 करोड़ से, तो 850 करोड़ रुपये आपने एक तरह से सरप्लस आपका बना जो टैक्सेबल था। बट क्योंकि आप तो एग्जाम्पशन डील कर रहे हैं, आप तो एग्जाम्पशन में थे, 11-12 की आपके पास एग्जाम्पशन थी, तो आपने टैक्स तो देना चाहिए, तो आपने 15% एक्यूमुलेट जो हमें अलाउड है 15% आपने वो माइनस कर दिया, बैलेंस सरप्लस बचा। अब बैलेंस सरप्लस आपने अप्लाई तो किया नहीं, तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजंस हैं जो कहते हैं आप इसे फ्यूचर में एक्सपेंड कर देंगे, आप इन्हें अगले 5 सालों में एक्सपेंड कर सकते हो। उसके लिए आपने 11(2) सेक्शन 11(2) आता है जिसमें आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर 5 ईयर्स और विद ए स्पेसिफाइड पर्पस, और उसकी कुछ कंडीशंस हैं आपने जो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट करनी होती हैं। वो सब करने के बाद में आपने आईटीआर फाइल करती है नील इनकम के साथ और नील टैक्स। बट आपकी एग्जाम्पशन, लेट्स अज्यूम आपकी एग्जाम्पशन डिनाई हो गई इन तीनों में से कोई भी एक ग्राउंड पर, जो अभी हमने पीछे डील किए थे, बुक्स नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ऑडिट, सेकंड इसकी आईटीआर नॉट फाइलिंग, एंड थर्ड इसकी आपके कमर्शियल रिसीट्स एक्सीड 20%। इन तीनों में से यदि आपकी कोई भी एग्जाम्पशन इस तरह से डिनाई हो जाती है, देन आपका कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी इसमें ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप देखेंगे रेवेन्यू आपका एज इट इज जाएगा 2500 करोड़। आप देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने बोला हम आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउ करेंगे, बट उन्होंने उसमें 4 कंडीशन लगाई थी। आपने डेप्रिसिएशन वही मिलेगा जो आपने
एज एन एप्लीकेशन प्रीवियस ईयर्स में नहीं लिया है, राइट। तो मैंने एज्यूम किया है कि मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 20 करोड़ था जो करंट ईयर के एडिशंस पे हुआ था। बाकी डेप्रिसिएशन जो 150 करोड़ आप देख पा रहे हैं, 150 में से मैंने 20 ही लिया है, क्योंकि 130 तो मैं मांग कर चल रहा हूँ। ये तो ओपनिंग WDV पर आ रहा है, जो ऑलरेडी मैं पास्ट में एज ए कैपेक्स 100% क्लेम कर चुका हूँ, तो उसका मुझे नहीं मिलेगा। इन्होंने कंडीशन बताई थी कि आप डोनेशन नहीं ले सकते, डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशंस वो उसमें नहीं मिलेंगे। आपने कोई भी एक्सपेंस फ्रॉम स्पेसिफाइड बोरिंग्स वो भी आपने देख पा रहे हैं नहीं मिलेगा। लास्ट इज द अदर रेवेन्यू, तो अदर रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको एज इट इज अलाउ कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका टोटल कैपेक्स तो ऑलरेडी डिसअलाउड हो जाएगा, आपका कैपेक्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, मेंशन भी था। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका 1100 करोड़ का सरप्लस बनता है। इस 1100 करोड़ के सरप्लस पे आप क्योंकि एग्जाम्पशन से बाहर आ गए, आपकी एग्जाम्पशन डिनाई हो गई, तो अब तो आप नॉर्मल ईओपी हो, तो नॉर्मल टैक्सेशन है, आपको कोई 15% बेनिफिट नहीं है, आपने कोई एक्यूमुलेशन नहीं, तो आप 1100 करोड़ पे एक तरह से आपका टैक्स लग जाएगा। तो ये सेक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपको बता रहा है कि आप ये एक्सपेंडिचर इस फॉर्म में अलाउ कर पाएंगे डिपार्टमेंट, डिनाई यदि आपकी एग्जाम्पशन डिनाई हो जाती है। ये पहले एक्ट में नहीं था, इन्होंने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया है, और ये दोनों रिजीम में एप्लीकेबल होगा, सेम मैनर में होगा। देन अनदर अमेंडमेंट इज एक्यूमुलेशन। आप जानते हैं बियॉन्ड 15%, यदि आपका 100 रुपये का प्रॉफिट है, डेट इज 100 रुपये का प्रॉफिट है, देन आप उसे 15% तो आपका वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाता है। 85% आपने अप्लाई करना था, 100 रुपये का रेवेन्यू है, सॉरी आपका 100 का रेवेन्यू है, देन उसमें से आपने अप्लाई करना था 85% एंड बैलेंस आप 15% में ले सकते थे। एज्यूम आपने 15% करने के बाद भी आपका प्रॉफिट बच गया, आप अप्लाई नहीं कर पाए 85%, तो आप 85% अप्लाई नहीं कर पाते, देन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें, देन आप उसे फ्यूचर में एक्यूमुलेट करने के लिए एक तरह से प्रॉमिस कर दें डिपार्टमेंट को। ठीक है, अब दो रिजीम मेरे सामने टेबल में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट रिजीम, सेकंड रिजीम। ठीक है, फर्स्ट रिजीम में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि आप एक्यूमुलेट करें, जैसे प्रोविज़न तो था बट आप उसके ऊपर कंडीशंस थी जो ऑलरेडी सेकंड रिजीम में मेंशन है। मैं पहले सेकंड रिजीम डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड रिजीम में आप यदि आप एक्यूमुलेशन करते हैं 11(2) में, देन आपने 2 या 3 कंडीशंस ऐसी हैं जो आपने मैंडेटरी आपने कंप्लाई करने होते हैं, जिसमें आपने फॉर्म 10 फाइल करना है। सबसे पहले फॉर्म 10 फाइल होना चाहिए विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, राइट। और लास्ट इसकी वो आपने एक्यूमुलेशन को 11(5) में जो मोड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनमें आपने इन्वेस्ट करना है। यदि आपने इनमें से कोई नहीं किया तो आपका 11-12 टैक्सेबल हो जाता है फर्दर अंडर 11(3), राइट। बट ये प्रोविज़न या ये कंडीशंस फर्स्ट रिजीम में कहीं भी नहीं है। फर्स्ट रिजीम में इतना बोला है आप 85% के बियॉन्ड एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बट ये कंडीशंस कि आपने फॉर्म फाइल करना है, आपने मोड्स में ये प्रिस्क्राइब मोड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखना है, ये नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे सिमिलर प्रोविजंस एक तरह से इंपोर्ट कर लिए गए हैं और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया, एक्सप्लेनेशन 3, जहाँ ये सेम बात रखी गई है। अनदर अमेंडमेंट इसकी, यदि आपने 11(2) में, अब हम अनदर सेकंड रिजीम में दोबारा आते हैं और देखते हैं कि 11(2) में आपने जो एक्यूमुलेशन किया था, यदि वो किसी भी रीजन से अनस्पेंट रहता है, आपने जो पर्पस बताया था उसके लिए आपने अप्लाई नहीं किया, या आपने इसको किसी को एक तरह से फर्दर कंट्रीब्यूट कर दिया, तो आपका वो इनकम टैक्सेबल हो जाती है अंडर सेक्शन 11(3). ठीक है, वो 11(3) में जो कंडीशंस हैं कि कब को वो टैक्सेबल हो जाता है एक्यूमुलेशन, वो कंडीशंस जो हमारा प्रेजेंट फर्स्ट रिजीम है 1023C इसमें नहीं है। अगेन इसमें ये भी बात नहीं है कि आपने वो टैक्सेबिलिटी की सिचुएशन कब बनेगी। अब क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी जब इन्होंने ऊपर 11(2) के सिमिलर इसको कर दिया है, तो 11(3) भी इनको मैंडेटरी करना था, तो इसी तरह इन्होंने 11(3) की सभी कंडीशंस को एज इट इज में इम्पोर्ट कर दिया है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए, नॉर्मल आपने ITR बनाई थी, 25 करोड़ का वो रेवेन्यू था, सरप्लस आया 700 करोड़। 700 करोड़ में आपने 15% एक्यूमुलेट कर लिया था, फिर भी आपका सरप्लस बच गया। आपने टैक्स देना है या तो इस पर, या आपने इसको एक्यूमुलेट कर देना है। एक्यूमुलेट करना है 11(2) में। 11(2) में यदि आप एक्यूमुलेट करते हो तो वहाँ कंडीशन थी आपने मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए आप कर सकते हो। फिर ये आपने मैंडेटरी फाइल फॉर्म 10 फाइल करना है, फॉर्म 10 फाइल होना चाहिए विद इन ड्यू डेट। ठीक है, देन ये टैक्सेबल हो जाएगा यदि आप 5 सालों में उसका पर्पस मेट नहीं कर पाते हो, 5 सालों में आप उसको स्पेंड नहीं कर पाते हो, देन ये 6 ईयर में टैक्सेबल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड रिजीम की। ठीक है, सेकंड रिजीम में ये कंडीशंस थी और ये 6 ईयर में टैक्सेबल हो जाता था यदि आप इसको अनस्पेंड रखते हैं या कुछ और वो सिचुएशन आ जाती है।
बट जो फर्स्ट रिजीम है वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं था, ना फर्स्ट रिजीम में फॉर्म 10 फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, ना फर्स्ट रिजीम में इस तरह से की था ये कौन से साल में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने सेम कंडीशंस को इंपोर्ट कर दिया है फर्स्ट रिजीम में भी, और दोनों में अब सिमिलरिटी हो गई है। दोनों में बात करते हैं फॉर्म 10 फाइल करना है, वहाँ फॉर्म हो सकता है नया नंबर आए कोई फॉर्म 10 या 10 कुछ भी हो सकता है जो अभी फ्यूचर में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। देन टैक्सेबिलिटी, यस, जब ये टैक्सेबल होगा अनस्पेंट अमाउंट आफ्टर 5th ईयर, तो कौन से साल में होगा? ये प्रेजेंटली अभी जो प्रोविजन कहते हैं वो होगा 6 ईयर में, और 6 ईयर में होगा। ये बात करता है सेक्शन हमारा 11(3) में आप बोला गया है कि वो 6 ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। बट फर्स्ट रिजीम में ऐसा प्रोविजन तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी था ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि एक सेम प्रोविजन है। बट अब यहाँ दोनों प्रोविजन में अमेंडमेंट आएगी, 5th ईयर में, 6 ईयर में नहीं होगा, 5th ईयर में किया जाएगा, ना कि 6 ईयर में। ये मैंने यहाँ मेंशन किया है। आप 11(3) में आप देखेंगे प्रेजेंटली ये टैक्सेबल होता है 6 ईयर में, बट अभी इसको 5th ईयर में टैक्सेबल करने का प्रोविजन लाया गया है। और सेम सिमिलर ग्राउंड्स पे वहाँ भी एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है कि वहाँ भी आपका 5th ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगा यदि आप अनस्पेंट रखते हैं इसको 5th ईयर तक, राइट। तो एक अमेंडमेंट ये थी एक्यूमुलेशन बियॉन्ड 15%। देन इंपॉर्टेंट इसकी कुछ ट्रस्ट दोनों रिजीम में आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था 1023C में 4 क्लॉज हम मेंशन कर रहे हैं, 4th, 5th, 6th एंड 6A। तो 5th क्लॉज जो डील करती है वो डील करती है रिलीजियस कैटेगरी को, ठीक है, जो रिलीजियस पर्पज़ के लिए बने। यदि ऐसे ट्रस्ट हैं और उनकी प्रॉपर्टी इंक्लूड करती है टेम्पल या कोई गुरुद्वारा या कोई चर्च या कोई मस्जिद, तो इन चारों प्रीमिसेस के लिए यदि कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आता है आम पब्लिक से या किसी से भी हो सकता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, और वो आता है स्पेसिफिक पर्पज़ कि आपने रिपेयर एंड रिनोवेशन कराना है, तो अभी क्या था कि इसमें क्लैरिफाई नहीं था कि आप इसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मानेंगे, तो वॉलंटरी मानेंगे तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब आपकी इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा एक तरह से, ठीक है। यदि आप इसे कॉर्पस मानेंगे तो आपका ये टैक्सेबल नहीं होता है, कॉर्पस कभी भी इनकम नहीं बनता है। ये क्लैरिफिकेशन नहीं थी, तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से लोग कर रहे होंगे। ये दोनों सेक्शंस में मैं बात कर रहा हूँ, दोनों रिजीम में मैं बात कर रहा हूँ। 1023 रिजीम में ऑलरेडी ये चीज़ है। इसी तरह सेकंड रिजीम में भी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ भी ये बात थी कि वहाँ पे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप मान सकते थे या आप कॉर्पस भी मान सकते थे, स्पेसिफाइड पर्पस है। अब प्रॉब्लम है कि इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दिया है, प्रॉब्लम नहीं इन्होंने सॉल्व कर दिया एक तरह से, कि अब हम बोल रहे हैं कि आप एट द ऑप्शन है, अब आपके ऑप्शन है, ट्रस्ट के पास ऑप्शन दे दिया, आप इसे वॉलंटरी मानिए या आप इसे कॉर्पस मानिए। यदि आप वॉलंटरी मानेंगे तो आपने नॉर्मल आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसको कॉर्पस मानते हैं तो कॉर्पस मानने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप ऐसे ही कॉर्पस नहीं मान सकते, क्योंकि कॉर्पस मतलब आपका फंड हो गया, आप उसको टैक्सेबल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस हैं, आप इसे कॉर्पस तभी मानोगे या कॉर्पस मानने के बाद ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी आपने, ठीक है। तो देखते हैं अभी न्यू प्रोविजंस प्रोवाइड दैट सच ट्रस्ट में एट इट्स ऑप्शन, मतलब अपने ऑप्शन पर ये ट्रस्ट एक तरह से क्या कर सकता है, जो इसका वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको वो कॉर्पस ट्रीट कर सकता है, और कॉर्पस ट्रीट कर तो लेगा बट सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशन देखते हैं कि ये जो कॉर्पस फंड है, अब ये पर्पस जब ये अप्लाई किया जाएगा, ये उसी पर्पस के लिए अप्लाई करना है जिस पर्पस के लिए ये आया था, मतलब रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए। सेकंड, आप इसको किसी भी फॉर्म में डोनेशन या कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में किसी भी अनदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं करेंगे। थर्ड इसकी आपने कॉर्पस आइडेंटिफाई एक तरह से मेंटेन करना है, सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, हाँ ये मेरा ये वाला पर्पस के लिए वाला पैसा था, ये वाला कॉर्पस का ये वाला पार्ट है। और फोर्थ इज आपने इसी पैसे को इन्वेस्ट भी करके रखना है 11(5) के मोड्स में। अब प्रॉब्लम आती है यदि आप ये कंडीशन वॉयलेट कर देते हैं तो क्या होगा। यदि आप कंडीशन वॉयलेट कर देते हैं तो डिपार्टमेंट बहुत आगे है हमसे कि वो ऑलरेडी एक चेक से लगा देता है और फिर बोलता है कि आप यदि वॉयलेशन करते हैं तो ना आपने टैक्स देना है, और ये टैक्सेबल होगा उस साल में जिस साल आप वॉयलेशन करते हैं इनमें से किसी भी कंडीशन का, ठीक है। तो इन द ईयर जिस साल में आपका वॉयलेशन था आप उस साल इसमें एक तरह से उस साल आपको टैक्स किया जाएगा। देन जो मैंने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था 1115 BBI, ये जो नया सेक्शन है ये अगेन वही बात करता है जो हमारे पीछे हमने कुछ वॉलेशंस देखी थे, उन वॉलेशंस को ये टैक्सेबल कर देता है 30% रेट पर। इसमें क्या क्या इनकम आती है तो देखते हैं। सबसे पहले कि वेयर द टोटल इनकम ऑफ एसएससी, अब ये एसएससी कौन सा एसएससी है, ठीक है। अगेन वही कि 1023C में हम 4 क्लॉज डिस्कस कर रहे हैं, 4, 5, 6 एंड 6A, और 11, 12 में तो सभी आ जाते हैं। तो ये सभी कैटेगरी को इन्वॉल्व कर रहा है, इन सभी पे अप्लाई होगा। तो ये कहता है कि यदि इनकम आपकी इंक्लूड करती है कोई भी स्पेसिफाइड इनकम, तो आपने क्या करना है, आपने टैक्स देना है उस पर 30%,
प्लस आपको कोई भी इसमें लॉस अलाउंस डिडक्शन या कोई भी एक्सपेंडिचर इसमें नहीं मिलेगी। अब इसमें कौन कौन सी स्पेसिफाइड इनकम पे 30% टैक्स लगा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, मैंने पीछे बताया था सेक्शन 13(1)(c) का वायलेशन। 13(1)(c) प्लस वहाँ पे एक नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया था 21st प्रोवाइजो, जो दोनों सेम ग्राउंड से कहते हैं आप कोई बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन को, देन वो आपका इसमें एक तरह से टैक्सेबल हो जाएगा फ्लैट 30% पे। तो आप देखेंगे स्पेसिफाइड इनकम में आप देखेंगे फोर्थ क्लॉज ये डील करती है कोई भी इनकम जो 13(1)(c) में आती है या 21st प्रोवाइजो जो फर्स्ट रिजीम की बात कर रहे हैं, वो इनकम इसमें टैक्स 30% पर टैक्स होगी। फिर इसमें और कौन सी इनकम आती है, नीचे से देखते हैं एक्यूमुलेटेड इनकम 15% से ज़्यादा यदि आप करते हैं, मतलब आप 15% से ज़्यादा एक्यूमुलेशन करते हैं बट वो एक्यूमुलेशन आपका किसी भी प्रोविजन में अलाउ नहीं है एक्ट के हिसाब से, तो वो इनकम आपकी 30% पर टैक्सेबल हो जाएगी। या आपकी डीम्ड इनकम होती है सेक्शन 11(3) या 11(1)(b) में, या आप देखेंगे फर्स्ट रिजीम में भी ऐसा सिमिलर प्रोविजन इंसर्ट किया है, पीछे देखा था हमने। 11(3) क्या बात करता है, 11(3) बात करता है जो आपने 11(2) में एक्यूमुलेशन किया है और आप उस 11(2) को एक्यूमुलेशन के बाद 5 साल में कुछ कंडीशन वॉयलेट कर देते हैं, ठीक है, देन वो आपका इनकम टैक्सेबल हो जाता है 11(3) में। और टैक्सेबल होता है, उसमें अमेंडमेंट भी आई है कि वो 5वें साल में टैक्सेबल होगा यदि आप उसको अनस्पेंड रखते हैं या कोई भी कंडीशन वॉयलेट करते हैं, तो वो इनकम भी आपकी इसमें टैक्सेबल हो जाएगी 30% पर, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट रिजीम में भी ये प्रोविजन इंसर्ट है। और लास्ट इसकी 13(1)(d) हमने देखा था, कोई भी यदि आप फंड्स इन्वेस्ट करते हैं अदर देन द स्पेसिफाइड मोड्स, जैसे शेयर्स में आप नहीं कर सकते बट आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपका यदि वो ऐसी इनकम है और आप 13(1)(d) का वॉयलेशन करते हैं, आप 13(1)(d) का वॉयलेशन करते हैं, तो देन वो इनकम भी इसमें आपकी टैक्सेबल हो जाएगी 30% पर। तो इट मीन्स इसमें 4-5 तरह की कैटेगरी आ गई है जो स्पेसिफाइड इनकम डिफाइन किया है। अब ये वॉयलेशन होने पर जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी 30% पर हो जाएगी, उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और लास्ट इसकी कुछ अदर अमेंडमेंट्स हैं। आप देखेंगे कोई भी सोसाइटी है, एक बार रजिस्टर्ड हो गई, रजिस्टर्ड होने के बाद उसे लगता है 4-5 साल उसने अपना काम किया, अपने ऑब्जेक्ट्स मीट किए, देन किसी वजह से उसको बंद करना है, सरेंडर करना है या उसे कन्वर्ट करना है किसी भी अनदर ट्रस्ट में, तो इस तरह के यदि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ उसको एक तरह से हम बोलते हैं एग्जिट होना पड़ रहा है, इस रिजीम से एग्जिट होना पड़ रहा है, तो वो उस केस में बिना टैक्स दिए बाहर नहीं जा सकता। डिपार्टमेंट ने इस पर चेक्स बैलेंस लगाए हैं। सेक्शन 115(TD), TE and TF ये तीनों प्रोविजन डील करते हैं एग्जिट टैक्स से, मतलब आप जब भी इस प्रोविजन से बाहर आते हैं, कंडीशंस हैं कि आप डिसॉल्व कर रहे हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसी अदर ट्रस्ट को, या आप कन्वर्ट हो रहे हैं किसी और ट्रस्ट में, ठीक है, तो देन उस केसेस में आपका एक तरह से कंप्लीट आपको टैक्स देना पड़ता है। उसका वैल्यूएशन का मेथड है 115(TD) में। बट ये प्रोविज़न सेकेंड रेजिम पे तो अप्लाई होता है, मतलब सेक्शन 11-12 रेजिम पे तो अप्लाई होता है, बट ये प्रोविज़न आपका 1023C रेजिम में अप्लाई नहीं था, या 1023C में इसका कहीं भी मेंशन नहीं था, इसलिए इसको एक तरह से हम इसको अप्लाई कर दिया गया है कि 1023C रेजिम में भी अब ये तीनों प्रोविजंस एज इट इज़ एप्लीकेबल होंगे। मतलब अब वहाँ के जो ट्रस्ट हैं 1023C वाले, वहाँ पर भी एग्जिट टैक्स के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हमने जो अमेंडमेंट्स देखी हैं काफ़ी वाइड है, इनका इम्पैक्ट आगे आने वाला है, तो लेट्स सी देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या होता है। और फाइनेंस एक्ट जब बनेगा हो सकता है इसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस में कोई रिलैक्सेशन आए या कुछ और फर्दर क्लैरिफिकेशन आ सकती है, ठीक है। तो देन विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।